हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को, मैं यहाँ पर मुस्लिम हस्बैंड और मुस्लिम वाइफ की बात कर रहा हूँ, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक देना चाहता है तो बहुत अक्सर प्रोसीजर ये फॉलो किया जाता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को या तो बोलकर या लिखकर या एडवोकेट के जरिए तलाक दे देता है। 1, 2 या 3 तलाक उसको प्रोनाउंस कर देता है या डाक के जरिए भेज देता है। लेकिन इसमें कुछ लीगल और टेक्निकल कमी है जिसको आज इस वीडियो के माध्यम से बताया जाना जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी पत्नी को तलाक देना चाहते हैं और तलाक देने से पहले ऑब्वियस सी बात है कि आपके बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट्स, झगड़े होंगे, जिसकी वजह से हस्बैंड ने फैसला किया है कि इस शादी को खत्म कर देना चाहिए। हस्बैंड और वाइफ अपने तौर पर अपनी फैमिलीज को इन्वॉल्व करके एक दूसरे के साथ समझौते की भी कोशिश करते हैं, बड़े भी घर में पंचायत करते हैं, अपने बहू और बेटे को अच्छा बुरा समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें सामाजिक तौर पर होती हैं, ऑफ रिकॉर्ड होती हैं, इनका कोई भी रिकॉर्ड कभी भी मेंटेन नहीं होता है। और जब कभी कोर्ट के अंदर हमें आर्बिट्रेशन की और मीडिएशन दिखाने की कोशिश जरूरत पेश आती है तो हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं होता जिसमें हम ये बता सकें कोर्ट को कि हमने इन दोनों पार्टीज के बीच में मीडिएशन या आर्बिट्रेशन कराने की कोशिश की थी। फ्रेंड्स, जब भी कभी हस्बैंड अपने वाइफ को तलाक देने का सोच रहा है तो उसके लिए एक जरूरी ये है कि वो एक बार DLSA यानी कि दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी या कोई भी स्टेट का जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है वहां पर एक एप्लीकेशन देकर दोनों के बीच में एक बार समझौता करने की कोशिश जरूर करें। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वहां पर भी आप आवेदन दे सकते हैं कि हम दोनों का बीच में झगड़ा चल रहा है और सेटल नहीं हो पा रहा है, मैं तलाक देने की सोच रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूं कि हम दोनों का किसी भी तरह से समझौता हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आप लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अंदर आप आवेदन देते हैं या आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर देते हैं, वो आपको एक लीगल प्रोसीजर के तहत दोनों पार्टीज को नोटिस देकर बुलाएंगे। आपके 1-2 से ज्यादा सेशंस हेल्ड करते हैं, आप एक दूसरे को समझाते हैं, डूज एंड डोंट्स, प्रोज एंड कॉन्स सब समझाने की कोशिश करते हैं और वो सारा का सारा रिकॉर्ड किया जाता है। और अगर किसी भी वजह से आपका मीडिएशन फेल हो जाता है, आपकी वैवाहिक जीवन को बचाने का ये आखिरी रास्ता भी फेल हो जाता है, तो फिर वो अपनी तरफ से आपको एक लेटर देते हैं कि हमने आपकी शादीशुदा जिंदगी में मीडिएशन की, आपकी काउंसलिंग की, लेकिन उसके बावजूद भी हम इनको समझा नहीं पाए और ये अपनी जिंदगी में आगे कोई भी लीगल डिवोर्स लेने देने के लिए आजाद हैं। फ्रेंड्स, ये जो आपने एक स्टेप उठाया एक दूसरे के साथ मीडिएशन करने का, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कल को जब कभी एक हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक देता है तो पहले वो एक तलाक देगा, फिर दूसरा देगा या तीसरा देगा, या सिंपल शब्दों में मैं आपसे कहूं तलाक हसन देता है या तलाक एहसन देता है, दोनों ही फॉर्म में उसके पास एक कंक्रीट एविडेंस होता है अपनी वाइफ के खिलाफ कि मैंने अपनी शादी को खत्म होने से पहले हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये शादी एक ऐसे डेड एंड पर पहुंच गई थी जहां पर इसको चलाना या बचाए रखना मुश्किल था। इस पोजीशन में होता क्या है कि जब आप अपनी वाइफ को तलाक देते हैं तो आमतौर पर कुछ झूठे केस वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर फाइल करती है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का केस, डिमांड ऑफ डाउरी का केस और मेंटेनेंस का केस आपके ऊपर फाइल किया जाता है। फ्रेंड, ये तीनों केसेस के अंदर अगर हम बात करें मेंटेनेंस के केस की, तो मेंटेनेंस के केस में आपको ये जो आपने आर्बिट्रेशन करा है, जो आपने तलाक के नोटिस भेजे हैं, ये आपको कुछ हद तक हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि जब आप मेंटेनेंस केस यानी कि अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर आपको ये दिखाना होता है कि विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन आपकी वाइफ आपको छोड़कर चली गई है। आपको अपनी बोनाफाइड एक आपको अपनी इंटेंशन दिखानी होती है कि मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन मेरी मैरिज एक ऐसे डेड एंड पर पहुंच गई है जहां पर अब हम दोनों का साथ में रहना पॉसिबल नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि इन सबूतों के आधार पर आप अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने से बच जाते हैं। मैं ये उन केसेस की बात कर रहा हूं जहां पर वाइफ अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती है, वो हस्बैंड उसको रखना चाहता था, हस्बैंड ने पूरी कोशिश की उसे अपने साथ अपने घर बसाए रखने की, लेकिन वाइफ बिना किसी वजह कर, बिना किसी रीजन के, विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन उसको छोड़कर जाना चाहती है। तो फिर आपके पास वो आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, काउंसलिंग या मीडिएशन प्लेटफॉर्म जो आपने एक्सप्लोर किया था, उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको बड़ा हेल्प करेगा। जो आपने 3 डिवोर्सेस दिए हैं वो भी आपको हेल्प करेंगे, और इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस के जो झूठे एलिगेशंस होते हैं उसमें भी ये आपको हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया है, इस प्रोसीजर के बेसिस पर अगर वाइफ कल को आपके डिवोर्स को एडमिट करने से मना कर देती है तो आप कोर्ट के अंदर डिक्लेरेशन ऑफ डिवोर्स का सूट भी फाइल कर सकते हैं। और मैंने देखा है बहुत सारे डिक्लेरेशन ऑफ डिवोर्स के सूट सिर्फ इसलिए डिसमिस हो जाते हैं क्योंकि उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज, जो कि एक मैंडेटरी क्लॉज है, उसको लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया हुआ होता और डायरेक्ट 3 तलाक दे देते हैं। और उन 3 तलाकों को देने के बाद भी वो कोर्ट से डिवोर्स की डिग्री नहीं ले पाते। ये बड़ा एक पेचीदा, बड़ा ही एक टेक्निकल सब्जेक्ट जिसको मैंने आप लोगों को एड्रेस करने की कोशिश की है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी
आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज आप मुझसे समझना चाहते हैं, आप मुझसे इनबॉक्स में लिखिए, मैं उसका टाइमली आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।